नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज हम कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। कैल्शियम के स्ट्रक्चर, कैल्शियम की आवश्यकता, कैल्शियम किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है, किस उम्र में कितनी ज़रूरत होती है, इनका अवशोषण कैसे होता है, एक्सेट्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम कैल्शियम जो है आपके शरीर में सबसे ज़्यादा खनिज तत्व जो पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। आपकी हड्डियाँ कैल्शियम की बनी होती हैं, आपके दांत कैल्शियम के बने होते हैं, बाल, नाखून, यहाँ तक कि रक्त में भी कैल्शियम पाया जाता है। तो शरीर के जो पूरा भार होता है उसका 4% भाग तो खनिज लवण का। शरीर बॉडी आपकी जो है मनुष्य को उसके पूरे भार का 4% भाग खनिज लवण होता है, जिसमें से 2% भाग जो है वो कैल्शियम होता है। मतलब 4% आपका हो गया खनिज लवण, जिसमें से 2% अन्य खनिज लवण होते हैं और 2% आपके कैल्शियम होते हैं। अब कुल जितने भी जमा कैल्शियम होता है उसका 99% भाग अस्थियों एवं दांतों में। आप पूरा अपने बॉडी का स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसमें सबसे ज़्यादा आपको अस्थियां मिलेंगी। तो जो 2% ये कैल्शियम है उसमें 99% भाग आपका कैल्शियम का दांत और हड्डियों में, जिसमें से 1% जो कैल्शियम बचता है वो आपके जो कोमल तंतु है, रक्त सीरम है, तरल पदार्थ है, उसमें पाया जाता है। अब जो नवजात शिशु है उसमें शरीर में क्या होता है, 27 से 28.5 ग्राम कैल्शियम उपस्थित होता है। उनकी पूरी बॉडी में केवल 28% 28 ग्राम कैल्शियम होता है। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए वयस्क में कितना होता है तो 1000 से 1200 ग्राम। अब जो कैल्शियम होता है उसके अवशोषण के लिए फास्फोरस भी आवश्यक है। फास्फोरस और कैल्शियम का अनुपात बराबर होता है तो कैल्शियम का अवशोषण अच्छे से होता है। तो सहसावस्था और वृद्धावस्था, वृद्धि की अवस्था में और गर्भावस्था तथा स्तनपान की अवस्था जिसमें भी ग्रोथ होते हैं उसमें आपको कैल्शियम और फास्फोरस का बराबर अनुपात चाहिए होता है, 1:1 का। लेकिन प्रौढ़ में क्या होता है, कैल्शियम, नई हड्डियां नहीं बनती, किसी प्रकार का नया निर्माण नहीं होता है, इसलिए प्रौढ़ों में क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात 1:2 हो जाता है। प्राप्ति के साधन कैल्शियम किस किस चीज में पाया जाता है, दूध में, दही में, छाछ में, पत्तेदार सब्जियों में, फूल गोभी, पत्ता गोभी, अंडा, छोटी मछलियाँ जो होती है हड्डी वाली, हड्डी के साथ, सूखे मेवे, तिल और रागी। तिल का जो छिलका होता है, ऊपरी लेयर है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट उपस्थित रहता है। तो यह क्या करता है, ये कैल्शियम को अवशोषण में बाधक होता है। तो अगर आप तिल को, छिलके को हटाकर खाएं तो आपको कैल्शियम, जो उसका कैल्शियम होता है वो अवशोषित होता है, अदरवाइज वो नहीं अवशोषित होता है। लेकिन अगर छिलका हटा देते हैं तो कैल्शियम इसमें कम हो जाता है। रागी, चौलाई के साग और सरसों के साग, सहजन की पत्तियां और दालें, इन सभी चीजों में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम के कार्य क्या है, कैल्शियम का कार्य है अस्थियों एवं दांतों का निर्माण करना। मेन इनका कार्य कैल्शियम का यही होता है कि आपका अस्थि का निर्माण करना। और क्या होता है, अस्थियों में 60 से 70% कैल्शियम और फास्फोरस होता है। आपको पता है सबसे ज़्यादा खनिज लवण जो पाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, और कैल्शियम सबसे ज़्यादा आपके अस्थियों में पाया जाता है। इसके साथ साथ शारीरिक वृद्धि एवं विकास में भी कैल्शियम सहायक है। कैल्शियम की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि विकास जो है वो रुक जाता है। और भोजन में अगर कैल्शियम का कमी हो तो साथ में प्रोटीन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। प्रोटीन जो है शारीरिक वृद्धि में विकास के लिए आवश्यक होता है। रक्त जमने में भी सहायक है। रक्त जमने में कैसे सहायक है, रक्त जो जमता है, चोट लग जाती है तो क्या होता है, वहाँ की कोशिकाएं जो है वो क्षतिग्रस्त जो होते हैं, रक्त में उपस्थित बिम्बाणु तथा कुछ रक्त फैक्टर हैं, क्षतिग्रस्त ऊतकों से मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिक नामक पदार्थ का निर्माण करते हैं।
अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिक बनने की कैल्शियम का होना अनिवार्य है। थ्रोम्बोप्लास्टिक जो है उसके बनने के लिए कैल्शियम अनिवार्य होता है। जब थ्रोम्बोप्लास्टिक बनकर तैयार हो जाता है तब थ्रोम्बोप्लास्टिक ट्रिप्टेन एंजाइम थ्रोम्बोप्लास्टिक बनकर तैयार हो जाता है तब थ्रोम्बोप्लास्टिक और ट्रिप्टेन एंजाइम तथा कैल्शियम आयन की सहायता से प्लाज्मा में जो उपस्थित एंटीप्रोथ्रोम्बिन होता है उसको निष्क्रिय कर देता है। ये जो एंटीप्रोथ्रोम्बिन है ये प्लाज्मा में उपस्थित हिपैरिन ही एंटीप्रोथ्रोम्बिन होता है। इसका कार्य क्या होता है, जो रक्त में वाहिनियां होती हैं उसमें उपस्थित रक्त जो होता है उसको जमने से रोकता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसमें अगर रुक जाएगा या जम जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगी और इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहे इसके लिए एंटीप्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो सहायक होता है, और जब बाहर चोट लग जाती है तो इसी एंटीप्रोथ्रोम्बिन को ये निष्क्रिय कर देता है। और नेक्स्ट है मांसपेशियों के संकुचन पर नियंत्रण। शरीर में जो मांसपेशियों है उसमें पीड़ादायक संकुचन होने लगता है अगर इसकी कमी हो जाती है। तो ये जो संकुचन होता है इसी को टेटेनी रोग कहते हैं। हृदय गति को संतुलित बनाए रखने में भी सहायक है। कैल्शियम जो है हृदय की मांसपेशियों में सामान्य संकुचन के लिए उन्हें आवृत्ति किए तंतुओं की तरह तरल पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का रहना आवश्यक होता है। और इसके साथ साथ क्या हृदय की धड़कन के संतुलन के लिए केवल कैल्शियम ही नहीं, साथ में पोटेशियम और सोडियम भी मांसपेशियों के फैलाव एवं संकुचन के लिए महत्वपूर्ण है। एंजाइम की क्रिया में सहायक, छोटी आंत के अवशोषण क्रिया में सहायता प्रदान करता है। क्लोम ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन के स्राव में सहयोग करता है और कार्बोज वसा और प्रोटीन के पाचन में सहायता प्रदान करने वाली पाचक रसों की सक्रिय बनाने में भी सहायक देता है। कोशिका भित्तियों की प्रवेशता बनाए रखना, जो कैल्शियम होता है वो कोशिका भित्ति में जो द्रव्य आने जाने को नियंत्रित करते हैं। इतना ही नहीं, यह पौष्टिक तत्वों के अवशोषण को भी नियंत्रित करता है। कैल्शियम लेसिथिन तथा फॉस्फोलिपिड के साथ संयुक्त रूप से मिलकर पौष्टिक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, नाड़ी केंद्र एवं नाड़ी तंतुओं के संवेदनशीलता को बनाए रखने में भी सहायक होता है। अब आते हैं इसकी कमी के प्रभाव के बारे में जानने हैं। कैल्शियम की कमी होने से सहसावस्था में रिकेट्स हो जाता है, और क्या क्या होता है, बढ़वार रुक जाता है। जब कैल्शियम मेन तो वृद्धि होती है सहसावस्था में, तो अगर कैल्शियम नहीं होगा तो बढ़वार रुक जाएगा। बढ़वार रुकेगा कैसे, अस्थियों का कमजोर और निर्बल होने से। दांत देरी से निकलता है। साथ ही क्या होता है, बच्चों के जो सिर की हड्डी होते हैं ना ऊपर का भाग, वो प्रॉपर नहीं हो पाता, उसमें गड्ढे पे रह जाते हैं। और पसलियों का मुड़ना, कबूतर की छाती जैसा रोग भी हो जाता है। अस्थियों से कैल्शियम का अधिक विसर्जन हो जाता है। प्रौढ़ावस्था में क्या आता है, ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाता है। महिलाओं में इस रोग की अधिकता होती है और जरा सी चोट लगने पे अस्थियां टूट जाती हैं और अस्थियां देर से जुड़ती हैं। गर्भावस्था में स्त्री की श्रेणी में मेखला का संकुचन हो जाना, अस्थियां कमजोर और निर्बल होना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भावस्था में जब कैल्शियम की कमी होती है, जो जो बच्चा होता है वो अपना सारा कैल्शियम जो है श्रेणी मेखला से ले लेता है, क्योंकि उसको तो आवश्यकता होती है कैल्शियम की। अब क्या होता है, गर्भवती स्त्री की श्रेणी मेखला जो होता है वो कमजोर हो जाती है। श्रेणी मेखला का लचीलापन समाप्त हो जाता है और सामान्य प्रसव में कठिनाई होती है। वृद्धावस्था में ऑस्टोपोरोसिस हो जाता है। ये आपसे पूछ सकता है, प्रौढ़ावस्था में ऑस्टोमलेशिया और वृद्धावस्था में ऑस्टोपोरोसिस। ऑस्टोपोरोसिस नामक रोग हो जाना और मांसपेशियों की क्रियाशीलता में शिथिलता, कमर झुकना, कुबड़ निकलना, हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द, रक्का थक्का देरी से बनना इत्यादि। कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो पहले हम सहायक तत्व जो उसको सहायता करते हैं प्रोटीन के अवशोषण, कैल्शियम के अवशोषण में। तो पहला है प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन में एक
लाइसिन अमीनो अम्ल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम के अवशोषण में 50% तक की वृद्धि हो जाती है। विटामिन डी भी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। इसी तरह विटामिन सी भी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। संतरे के रस आदि में दिया जाता है। और इसका मुख्य कारण संतरे में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी का होना ही है। ऐसे भी कैल्शियम के अवशोषण में अम्ल की धनात्मक भूमिका होती है। क्षारीय माध्यम में कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है क्योंकि क्षारीय में नहीं मिलता है। लैक्टोज क्या करता है? लैक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैक्टोज शर्करा जो है कैल्शियम का अवशोषण में बढ़ा देती है। दूध में लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। कैल्शियम का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत के प्रारंभिक भाग में होता है। यहाँ लैक्टोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और कैल्शियम जो है लैक्टिक अम्ल में घुलनशील होता है, अतः यह लैक्टिक अम्ल में घुल जाता है, जिससे इसका अवशोषण अधिक मात्रा में हो जाता है। फास्फोरस फास्फोरस भी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, लेकिन तभी जब इसकी आवश्यक अनुपात जो है वो इक्वल हो। जो प्रौढ़ावस्था और गर्भावस्था जो भी निर्माण वाले टाइम होते हैं उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का 1:1 का ये रेशियो होता है और वृद्धावस्था में 1:2 का रेशियो होता है। अगर ये प्रॉपर रेशियो में होते हैं तो ये कैल्शियम का अवशोषण में सहायक होते हैं, और अगर इनका रेशियो कम या ज़्यादा होता है तो इनके कैल्शियम के अवशोषण में बाधक हो जाते हैं। अब बाधक तत्व में वसा और वशीय अम्ल में, क्योंकि कैल्शियम जो है वो वसा की अधिक मात्रा होने पे इसका शोषण में बाधा किस तरह होता है? वशीय अम्ल जो है कैल्शियम के साथ मिलकर एक घुलनशील पदार्थ बनाते हैं, जैसे कैल्शियम का साबुन टाइप बोलते हैं। और कैल्शियम का अवशोषण शरीर में इससे क्या होता है, ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है और मल से ये बाहर निकल जाता है। रेशों की वजह से भी होता है। शरीर में रेशे की अधिकता भी कैल्शियम की अवशोषण में बाधक होता है। रेशे की मात्रा अधिक होने से आंतों में क्रमान्वयन कंचन गति अधिक होती है, जिससे कैल्शियम का पूर्ण अवशोषण नहीं हो पाता है। फास्फेट एंड फास्फेटिक अम्ल, अब जैसे तिल के बारे में मैंने बताया था वैसे ही फास्फेट और फास्फेटिक अम्ल की अधिकता से क्या होता है, कैल्शियम अवशोषण में बाधा पहुंचती है। क्या होता है, फाइटिक अम्ल जो है कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फाइटेट नामक घुलनशील पदार्थ बनाता है, यौगिक बनाता है। और फाइटिक अम्ल में उपस्थित जो फास्फोरस का अवशोषण फाइटेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ही होता है, लेकिन मनुष्य ये एंजाइम उपस्थित नहीं होता है, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है। और अनाजों, दालों और तिल बीज के बाहरी छिलकों में ये फाइटिक अम्ल अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। ऑक्जेलिक अम्ल भी कैल्शियम के अवशोषण में बाधक होता है। ये कैल्शियम के साथ मिलकर घुलनशील अकार्बनिक पदार्थ और कैल्शियम ऑक्जेलेट बना देता है। इस यौगिक की घुलनशीलता नहीं होने से छोटी आंत में कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है। पालक में कैल्शियम और ऑक्जेलिक अम्ल दोनों ही रहते हैं। पालक का कैल्शियम ऑक्जेलिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्जेलेट बना देता है और पालक का कैल्शियम का अवशोषण शरीर में नहीं हो पाता है। तांबा और मैग्नीशियम की अधिकता भी कैल्शियम के अवशोषण में बाधक होती है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कैल्शियम का मुख्य संग्रह स्तर हमारे दांत एवं हड्डियां हैं। आवश्यकता से अधिक कैल्शियम अस्थियों के सिरों की कोशिकाओं में संग्रहित हो जाता है। जो कैल्शियम होता है उसका मुख्य संग्रह क्या होता है, दांत, हड्डियां, यही सब है, और इनके सिरों पे ही कैल्शियम उपस्थित होता है। जब कभी भी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब क्या होता है, अस्थियों से कैल्शियम निष्कासित हो जाता है और रक्त में चला जाता है। रक्त में जाकर यह शरीर में वही कमी को पूरी कर देता है। और कैल्शियम का शोषण एवं विसर्जन शरीर शारीरिक अवस्थाओं पर भी निर्भर करता है, जैसे सहसावस्था, बाल्यावस्था, गर्भावस्था, स्तनपान अवस्था, रिकेट आदि में क्या होता है, कैल्शियम का शोषण अधिक होता है। इस अवस्था में कैल्शियम का शोषण लगभग 50% तक बढ़ जाता है। अब है क्या, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम का निष्कासन कितना होता है? जो पूरा निष्कासन होता है 320 मिलीग्राम होता है, और मूत्र से 175, मल से 125 और पसीने से 20 मिलीग्राम निकलता है। कैल्शियम का शोषण मुख्यतः छोटी आंत के ऊपरी भाग में होता है। यहाँ पे आपको ये गलत दिखा है, यहाँ पे है 30 से 40% कैल्शियम आपका
और शोषित हो जाता है। कैल्शियम अम्लीय माध्यम में घुलनशील होता है। अमाशय से स्रावित अमाशयी रस जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है में कैल्शियम घुल जाता है। आंतों में जाकर लैक्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टोज शर्करा भी लैक्टेज अम्ल में बदल जाता है। इस अम्ल में कैल्शियम घुलनशील होता है और ये दूध का कैल्शियम जो है अवशोषण शीघ्रता से हो जाता है। प्रोटीन की उपस्थिति में कैल्शियम की शोषण दर बढ़ जाती है। इसी तरह विटामिन सी डी कैल्शियम का शोषण में भी सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। पैराथायराइड हार्मोन रक्त में उपस्थित कैल्शियम का स्तर को नियंत्रित करता है। पैराथायराइड हार्मोन जो है रक्त में उपस्थित जो कैल्शियम होता है, कमी होने रक्त में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ये पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है, सक्रिय हो जाता है और हड्डियों की कोशिकाओं से निकलकर कैल्शियम को विच्छेदित कर देता है और हड्डियों से कैल्शियम निष्कासित हो जाता है और रक्त में जाकर मिल जाता है। इससे क्या होता है, रक्त में कैल्शियम का स्तर पहले जैसा हो जाता है। तो रक्त में कैल्शियम की सामान्य मात्रा 9 से 11 मिलीग्राम पर 100 ml होनी चाहिए। मतलब ब्लड 100 ml है तो उसमें 9 से 11 mg आपका कैल्शियम होना चाहिए। हाइपोपैराथायराइड क्या होता है, इसमें कैल्शियम की कमी होती है। इसमें रक्त में सिर्फ 4 से 8 मिलीग्राम ही कैल्शियम होता है और ये हाइपो है और ये हाइपर है। हाइपो में 4 से 8 और हाइपर में 16 से 20 मिलीग्राम। ये था कैल्शियम के बारे में।